नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभिप्रेरणा के पिछले वीडियो में हमने अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले अभिप्रेरणा घटक फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन या फिर अभिप्रेरणा चक्र भी इसे कहते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि अभिप्रेरणा के घटक होते क्या हैं, अभिप्रेरणा घटक किसे कहते हैं। तो अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले, अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले, अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले कारकों को, अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले कारकों को अभिप्रेरणा घटक या संगठक कहते हैं। अभिप्रेरणा घटक या फिर संगठक कहते हैं, संगठक कहते हैं कि अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले जितने भी कारक होते हैं या फिर जो तत्व होते हैं वो अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं, हमें किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले जो कारक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा घटक कहते हैं या फिर उन्हें अभिप्रेरणा संगठक कहते हैं। तो अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले कारकों को क्या कहा जाता है, अभिप्रेरणा घटक कहा जाता है। जैसे भूख है, प्यास है, नींद है, ये जो सारी स्थितियां होती हैं ये सारी की सारी स्थितियां अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले कारक माने जाते हैं। और ये कारक क्या करते हैं, हमें किसी भी कार्य को करने के लिए अग्रसर करते हैं, अर्थात हमारा जो आरंभिक व्यवहार है उस आरंभिक व्यवहार को लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं या फिर गति प्रदान करते हैं। तो अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले कारकों को अभिप्रेरणा घटक या संगठक माना जाता है या फिर कहा जाता है। अभिप्रेरणा के जो घटक होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला घटक है आवश्यकता। पहला घटक है आवश्यकता यानी नीड्स, आवश्यकता। दूसरा घटक है अंतर्नोद, अंतर्नोद ड्राइव्स, अंतर्नोद। और तीसरा घटक है वो है प्रोत्साहन, इंसेंटिव्स। ठीक है, अभिप्रेरणा के मुख्य रूप से 3 घटक माने जाते हैं, जिसमें पहला घटक है आवश्यकता, दूसरा घटक है अंतर्नोद और तीसरा घटक है प्रोत्साहन। अब हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं आवश्यकता का, कि आवश्यकता किसे कहते हैं, कि हमें रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता क्यों होती है, हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों होती है, या फिर हमें सुरक्षा की आवश्यकता, मान सम्मान की आवश्यकता या फिर प्रतिष्ठा की आवश्यकता हमें क्यों होती है। ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिसको आवश्यकता के नाम से पुकारा जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस आवश्यकता का तात्पर्य, इसका आवश्यकता का तात्पर्य व्यक्ति की, आवश्यकता का तात्पर्य व्यक्ति की आंतरिक, व्यक्ति की आंतरिक या व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य कारणों से, आंतरिक एवं बाह्य कारणों से उत्पन्न अवस्था से है, उत्पन्न अवस्था से है, जिसकी अनुभूति, जिसकी अनुभूति अभाव के रूप में होती है, जिसकी अनुभूति अभाव के रूप में होती है।
जिसकी अनुभूति किसके रूप में होती है? अभाव के रूप में होती है। कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस आवश्यकता का तात्पर्य यह होता है कि आवश्यकता का तात्पर्य व्यक्ति की आंतरिक या बाह्य कारणों से उत्पन्न अवस्था से है, जिसकी अनुभूति हमें किस माध्यम से होती है? अभाव के माध्यम से होती है। हम सामान्य रूप में ऐसा कह सकते हैं कि किसी वस्तु या इच्छा की, किसी वस्तु या इच्छा की कमी को पूरा करना, किसी वस्तु या इच्छा की कमी को पूरा करना, या किसी अति या अधिकता का, किसी अति या अधिकता का त्याग करना, अति या अधिकता का त्याग करना हमारी आवश्यकता मानी जाती है। आवश्यकता का तात्पर्य व्यक्ति की आंतरिक या बाह्य कारणों से उत्पन्न अवस्था से होता है, जिसकी अनुभूति यानी जिसका अनुभव, जो भी आंतरिक या फिर कोई बाह्य कारण होता है, उसका जो अनुभव है वो हमें किस रूप में होता है? अभाव के रूप में होता है, कमी के रूप में होता है। तो सामान्य रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास में कोई वस्तु है या फिर हमारी कोई इच्छा है, किसी वस्तु या इच्छा की कमी को पूरा करना, किसी वस्तु या फिर इच्छा की कमी को पूरा करना। जैसे कि किसी अन्य व्यक्ति के पास में हम गाड़ी देखते हैं, अच्छी वाली गाड़ी देखते हैं, BMW वगैरह देखते हैं, और उस गाड़ी को देखने के बाद में हमारे पास में गाड़ी नहीं है, तो उसे उसी प्रकार की गाड़ी लाने की हमारी भी इच्छा होती है। अर्थात जो इच्छा हमारी कमी, वो इच्छा है और उस इच्छा की हमारे पास में कमी है, और हम उसको क्या करने, पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या हो गई? वो आवश्यकता हो गई। तो किसी वस्तु या इच्छा की कमी को पूरा करना, या फिर हमारे पास में किसी अति या फिर अधिकता है, हमारे पास में कोई इच्छा बहुत सारी जिसको हम बांटना चाहते हैं, या फिर ऐसी विषय वस्तु है जिसकी हमारे पास में अधिकता है, उस अधिकता को हम क्या करना चाहते हैं? त्याग करना चाहते हैं। तो कमी को पूरा करना भी हमारी आवश्यकता है, और उसका अति या अधिकता का त्याग करना भी हमारी आवश्यकता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे भोजन करना हमारी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में भोजन की क्या है? कमी है। और पानी पीना, पानी पीना भी हमारी क्या है? आवश्यकता है। लेकिन मलमूत्र त्याग करना, मलमूत्र त्याग करना, इसकी हमारे शरीर में क्या है? अधिकता है। तो किसी वस्तु या इच्छा की कमी को पूर्णा, जैसे भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, तो उसको मिटाने के लिए, भूख को मिटाने के लिए भोजन करना, और प्यास को मिटाने के लिए पानी पीना, और मलमूत्र त्याग करना भी क्या मानी जाती है? हमारी आवश्यकता मानी जाती है। कि हम 5 दिन तक लगातार खा ही नहीं सकते, पी नहीं सकते, लगातार जो खाया पिया है उसकी अधिकता हो गई, तो उसको त्याग करना भी क्या मानी जाती है? हमारी आवश्यकता मानी जाती है। तो अभिप्रेरणा का जो पहला घटक है वो क्या माना गया है? आवश्यकता माना गया है। अर्थात आवश्यकता का तात्पर्य व्यक्ति के आंतरिक या बाह्य कारणों से उत्पन्न उस अवस्था से है, जिसकी अनुभूति किसके रूप में होती है? हमें अभाव या कमी के रूप में हो सकती है। सामान्य रूप में हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी वस्तु की इच्छा, किसी वस्तु या इच्छा की कमी को क्या करना? पूरा करना। भोजन की आवश्यकता थी, पानी की आवश्यकता थी, हमने क्या कर लिया? पूरा कर लिया। तो भोजन करना और पानी पीना हमारे क्या मानी गई है? आवश्यकता मानी गई, क्योंकि वस्तु या इच्छा की हमारे शरीर में क्या थी? कमी थी। या फिर किसी अति या अधिकता का त्याग करना, तो किसी वस्तु या इच्छा की कमी को पूरा करना या फिर किसी अति या अधिकता का त्याग करना क्या कहलाता है? हमारी आवश्यकता कहलाता है। जिसमें भोजन करना है, पानी पीना है, ये इच्छा की कमी को पूरा करना है, और मलमूत्र त्याग करना, ये अति या अधिकता का क्या करना माना जाता है? त्याग माना जाता है, जो हमारी शारीरिक आवश्यकता मानी गई है। ऐसी आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता मानी गई है। ये आवश्यकता होती है, ये आवश्यकता मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। आवश्यकता मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की मानी जाती है, जिसमें एक होती है जैविक आवश्यकता,
जैविक आवश्यकता बायोलॉजिकल नीड्स, और दूसरी होती है मनोशारीरिक आवश्यकता, मनोशारीरिक आवश्यकता साइकोसोशियल नीड्स, साइकोसोशियल नीड्स की आवश्यकता मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहले होती है जैविक आवश्यकता जिसको शारीरिक आवश्यकता भी कहते हैं, और दूसरी कौन सी होती है? मनोशारीरिक आवश्यकता, सॉरी मनोसामाजिक आवश्यकता, मनोसामाजिक आवश्यकता, मनोसामाजिक आवश्यकता साइकोसोशियल नीड्स के नाम से भी पुकारा जाता है। जैविक आवश्यकताओं की बात करें तो जैसे भोजन करना है, पानी पीना है, भोजन करना, पानी पीना, भोजन करना, पानी पीना, या फिर जो मलमूत्र त्याग करना है, ये हमारी जैविक आवश्यकताएं मानी जाती है। जैसे स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के साथ में मान सम्मान है, स्वतंत्रता, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, या फिर जो सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ये सारे की सारी आवश्यकताएं मनोसामाजिक आवश्यकताओं के अंतर्गत ग्रहण की जाती है। तो परीक्षा में हमें ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्यक्ति की शारीरिक या जैविक आवश्यकता निम्न में से कौन सी है, या फिर कौन सी नहीं है, या फिर मनोसामाजिक आवश्यकता कौन सी है, या फिर कौन सी नहीं है। क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति के पास में गुलाम बनकर कार्य नहीं कर सकते, किसी के भी हम गुलाम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, इसलिए स्वतंत्रता हमारी आवश्यकता मानी गई है। समाज में हमारे पास में समाज में कोई न कोई पद है, तो हमें उस पद का मान सम्मान या फिर प्रतिष्ठा की हमारी भी आवश्यकता है। हमें पढ़ाई क्यों कर रही है? क्योंकि पढ़ाई करना हमारी आवश्यकता है, लेकिन पढ़ाई करने के बाद में नौकरी प्राप्त करना भी हमारी आवश्यकता है। अर्थात नौकरी प्राप्त करना हमारी क्या मानी जाती है? सुरक्षा मानी जाती है। तो ये हमारी मनोसामाजिक आवश्यकता होती है। दोस्तों एक बार फिर से बात करते हैं। आवश्यकता की अभिप्रेरणा के मुख्य रूप से 3 घटक माने जाते हैं, जिसमें पहला आवश्यकता, दूसरा अंतर्निहित या ड्राइव्स, और तीसरा कौन सा है? प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव। आवश्यकता के तात्पर्य आंतरिक यानी एक व्यक्ति की आंतरिक या बाह्य कारणों से उत्पन्न अवस्था से है, जिसकी अनुभूति व्यक्ति किससे करता है? जिसकी अनुभूति अभाव के रूप में करता है। सामान्य परिभाषा के रूप में हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास में किसी वस्तु या इच्छा की कमी है, तो उस कमी को या फिर इच्छा को पूरा करना भी हमारी आवश्यकता है। या फिर हमारे पास में कोई वस्तु अधिक है, या फिर जिस वस्तु की अति है उसका त्याग करना भी क्या मानी गई है? हमारी आवश्यकता मानी गई है। जैसे भोजन करना हमारी आवश्यकता है, शरीर में भोजन की कमी होगी, पानी की कमी होगी, तो भोजन करना और पानी पीना भी हमारी आवश्यकता मानी जाती है। लेकिन बार बार भोजन करने से अंदर भोजन की अधिकता होगी, पानी की अधिकता होगी, तो उसको मलमूत्र के रूप में त्याग करना भी क्या मानी गई है? हमारी आवश्यकता मानी गई है। आवश्यकता मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है जैविक आवश्यकता, बायोलॉजिकल नीड्स, जिसको शारीरिक आवश्यकता भी कहते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स के नाम से भी पुकारा जाता है। जिसमें जो हमारी शारीरिक आवश्यकता या फिर जैविक आवश्यकता होती है, जिसमें भोजन करना है, पानी पीना है, मलमूत्र त्याग करना है। मनोसामाजिक आवश्यकता होती है, साइकोसोशियल जो नीड्स होती है, उसमें स्वतंत्रता, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और सुरक्षा को शामिल किया गया है। तो इसमें से भी हमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैविक आवश्यकता कौन सी है और कौन सी नहीं है, या फिर मनोसामाजिक आवश्यकता कौन सी है या फिर कौन सी नहीं है। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, दूसरा जो घटक है वह है अंतर्नोद। दूसरा जो घटक है वो है अंतर्नोद, ड्राइव्स। ठीक है, इस अंतर्नोद को अन्य नाम, इस अंतर्नोद को चालक
या फिर प्रणोद के नाम से भी पुकारा जाता है। चालक या फिर प्रणोद के नाम से भी पुकारा जाता है। अंतर्नोद के संबंध में एक परिभाषा दी है हिलगार्ड एवं बोवर के अनुसार। हिलगार्ड एवं बोवर के अनुसार, ठीक है। हिलगार्ड एवं बोवर कहता है कि आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। क्या करती है? आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है और अंतर्नोद बढ़े हुए तनाव की वह दशा है। अंतर्नोद बढ़े हुए तनाव की वह दशा है जो किसी कार्य या आरंभिक व्यवहार, किसी कार्य या फिर आरंभिक व्यवहार को अग्रसर करता है, ठीक है। अंतर्नोद ड्राइव्स अंतर्नोद को चालक या प्रणोद भी कहते हैं। अन्य किस नाम से पुकारते हैं? चालक के नाम से भी पुकारते हैं और प्रणोद के नाम से भी पुकारते हैं। अंतर्नोद के संबंध में जो परिभाषा दी है वो किसने दी है? हिलगार्ड एवं बोवर ने दी है। हिलगार्ड और बोवर यानी दोनों का मानना है कि आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। आवश्यकता किसको जन्म देती है? अंतर्नोद को जन्म देती है। और अंतर्नोद बढ़े हुए तनाव की वह दशा है। अंतर्नोद बढ़े हुए तनाव की वह दशा है जो किसी कार्य या फिर आरंभिक व्यवहार को क्या करती है? अग्रसर करती है। कि जब अंतर्नोद चालक और प्रणोद के कारण हमारे आंतरिक मन में कोई तनाव, क्रियाशीलता या फिर कोई बेचैनी पैदा होती है, वो बेचैनी क्या करती है? हमें किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए या फिर किसी भी प्रकार का व्यवहार करने के लिए अग्रसर करती है, अर्थात आगे बढ़ाती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आवश्यकता के कारण, किसके कारण? आवश्यकता के कारण, आवश्यकता के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है, आवश्यकता के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है, आवश्यकता के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है और तनाव को जिस रूप में, तनाव को जिस रूप में महसूस किया जाता है, तनाव को जिस रूप में महसूस किया जाता है उसे अंतर्नोद चालक या फिर प्रणोद कहते हैं। कि आवश्यकता के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है, कि आवश्यकता किसको उत्पन्न करती है? तनाव को उत्पन्न करती है। आवश्यकता किसको उत्पन्न करती है? तनाव को उत्पन्न करती है। और तनाव जिस रूप में हम महसूस करते हैं उसे क्या कहते हैं? अंतर्नोद, प्रणोद या फिर चालक कहते हैं। सामान्य रूप से मैं ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ, प्रत्येक आवश्यकता से, किससे? प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है। प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है, यानी अंतर्नोद होता है, प्रणोद होता है। और जिसके कारण हमारे मन में तनाव, चिंता, बेचैनी और क्रियाशीलता उत्पन्न होती है। क्या होती है? तो चिंता, तनाव, बेचैनी और क्रियाशीलता उत्पन्न करने वाला जो भी तत्व होता है उसे क्या कहते हैं? अंतर्नोद कहते हैं, चालक कहते हैं या फिर प्रणोद कहते हैं। एक बार फिर से बात करते हैं। ये अभिप्रेरणा का जो दूसरा घटक है वो कौन सा है? अंतर्नोद। अंतर्नोद को अन्य किस नाम से पुकारते हैं? चालक या फिर प्रणोद के नाम से भी पुकारते हैं। सबसे पहले परिभाषा किसने दी? हिलगार्ड एंड बोवर ने दी है।
हिलगार्ड एंड बोवर का मानना है कि आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है, कि हमारे कोई भी आवश्यकता होती है, प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है, तो ये आवश्यकता किसको जन्म देती है? अंतर्नोद अर्थात चालक को जन्म देती है। अंतर्नोद एक बढ़े हुए तनाव की वह दशा है जो व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कार्य करने या फिर आरंभिक व्यवहार करने की ओर अग्रसर करती है। कि जब चालक उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के बाद में ये क्या करता है? व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर पहुंचाने के लिए या फिर प्रारंभिक व्यवहार करने के लिए आगे बढ़ाता है। तो सामान्य परिभाषा में हम कह सकते हैं कि आवश्यकता के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है और तनाव को जिस रूप में महसूस किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अंतर्नोद कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है, जिसके कारण ऐसा मान सकते हैं कि जिस अंतर्नोद या चालक के कारण हमारे शरीर में तनाव, चिंता, बेचैनी और क्रियाशीलता की उत्पत्ति होती है, वो ही क्या होता है? वो ही चालक होता है। जैसे भूख एक प्रकार का चालक है। भूख क्या है? चालक है। भूख चालक है, अंतर्नोद है। भूख लगने के कारण हमारे मन में तनाव, चिंता, बेचैनी या फिर क्रियाशीलता उत्पन्न होती है। तो भूख को शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भोजन करना पड़ेगा। भोजन करना हमारी क्या है? आवश्यकता है। भोजन करना हमारी आवश्यकता है। तो इस भोजन से जुड़ा हुआ चालक क्या हो गया? भूख हो गया। तो प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है और चालक उत्पन्न होने पर, भूख लगने पर तनाव की स्थिति, चिंता की स्थिति, बेचैनी या फिर क्रियाशीलता या फिर थकान की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये भूख क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। और ये चालक किससे जुड़ा हुआ है? ये प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ है। जैसे प्यास की बात करें तो प्यास अंतर्नोद या चालक है और पानी पीना हमारे क्या मानी गई है? पानी पीना हमारी आवश्यकता मानी गई है। तो ये पानी पीने की जो इच्छा थी, ये तनाव की स्थिति थी, ये किससे जुड़ी हुई थी? ये प्यास से जुड़ी हुई थी। तो भूख है, प्यास है, ये सारी स्थितियां क्या मानी जाती है? ये अंतर्नोद मानी जाती है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आवश्यकता थी, बस आवश्यकता के जो घटक थे उनको दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, आवश्यकता दो प्रकार की थी। एक आवश्यकता थी जो थी प्रारंभिक, अपनी जो जैविक आवश्यकता, और जो दूसरी थी वो थी मनोशारीरिक आवश्यकता। ठीक है, जैविक आवश्यकता एवं मनोशारीरिक आवश्यकता। तो जो जैविक आवश्यकता है, जैविक आवश्यकता से जो उत्पन्न जैविक आवश्यकता, जैविक आवश्यकता से उत्पन्न अंतर्नोद, जैविक आवश्यकता से उत्पन्न अंतर्नोद को प्राथमिक अंतर्नोद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक अंतर्नोद कहते हैं। प्राथमिक अंतर्नोद कहते हैं। और मनोसामाजिक आवश्यकता, मनोसामाजिक आवश्यकताओं से उत्पन्न जो अंतर्नोद होता है उसको द्वितीयक अंतर्नोद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक अंतर्नोद कहते हैं। द्वितीय अंतर्नोद कहते हैं। जैसे भूख, प्यास, नींद, काम, क्रोध, भय, प्रेम, स्नेह और यौन, ये सारे के सारे प्राथमिक अंतर्नोद माने जाते हैं। अर्थात ये वे चालक हैं जो आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यक्ति के प्रारंभिक व्यवहार को अग्रसर करते हैं या फिर गति प्रदान करते हैं। द्वितीयक अंतर्नोद की बात करें तो द्वितीयक अंतर्नोद में जैसे स्वतंत्रता, मान सम्मान, स्वतंत्रता, मान सम्मान,
प्रतिष्ठा या फिर जो सुरक्षा होती है, उपलब्धि होती है, ये सारे द्वितीयक अंतर्नोद माने जाते हैं। कि अभिप्रेरणा का दूसरा जो घटक होता है वो किसको माना गया? अंतर्नोद को माना गया। किसको माना गया? अंतर्नोद को माना गया। जिसमें पहली परिभाषा किसने दी है? हिलगार्ड एवं बोवर ने दी है। हिलगार्ड एवं बोवर का मानना है कि आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है और अंतर्नोद जो बढ़े हुए तनाव की वह दशा होती है जो व्यक्ति को कार्य अर्थात आरंभिक व्यवहार करने के लिए अग्रसर करती है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि आवश्यकता तनाव को जन्म देती है और तनाव को जिस रूप में महसूस किया जाता है उसे अंतर्नोद कहते हैं। सामान्य बात करें तो ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है और जिसके कारण हमारे मन में तनाव, चिंता, थकान, बेचैनी और क्रियाशीलता उत्पन्न होती है। जैसे भूख है, प्यास है, ये दोनों अंतर्नोद है। तो भूख लगने के बाद में भोजन करना और प्यास लगने के बाद में पानी पीना, ये हमारी दोनों आवश्यकता है। तो भूख और प्यास है, ये किससे जुड़ा हुआ है? आवश्यकता से जुड़ा हुआ है। तो भोजन करना और पानी पीने की जो स्थिति की आवश्यकता थी, इसने किसको जन्म दिया? चालक को जन्म दिया। और चालक को जन्म देते ही यानी भूख लगने और प्यास लगने पर किस प्रकार की स्थिति पैदा हुई? तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। ठीक है। अब अंतर्नोद मुख्य रूप से दो प्रकार के माने जाते हैं। जो जैविक आवश्यकताओं से अंतर्नोद उत्पन्न होते हैं उन्हें प्राथमिक अंतर्नोद कहते हैं, जिसमें भूख, प्यास, नींद, काम, क्रोध, भय, प्रेम, स्नेह और यौन सबको शामिल किया है। और मनोसामाजिक सामाजिक आवश्यकताओं से उत्पन्न जो अंतर्नोद होते हैं उसको द्वितीयक अंतर्नोद कहते हैं, जिसमें स्वतंत्रता है, मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है और सुरक्षा है, इसको शामिल किया गया है। तो इसमें से हमें ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से प्राथमिक अंतर्नोद कौन सा है या फिर द्वितीय अंतर्नोद कौन सा है। अब हमें यहाँ पर एक दो अन्य प्रश्नों की बात करते हैं जो एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और हम ऐसे प्रश्नों की तरफ बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते कि जो प्राथमिक अंतर्नोद भूख, इस भूख के अंतर्नोद से संबंधित दो प्रकार के विकार होते हैं। भूख के अंतर्नोद से संबंधित कितने प्रकार के विकार होते हैं? दो प्रकार के विकार होते हैं, जिसमें एक होता है एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, और दूसरा होता है बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। ये भूख है, भूख से संबंधित कितने प्रकार के विकार होते हैं? दो प्रकार के विकार होते हैं। भूख से संबंधित दो विकार होते हैं, जिसमें एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरा होता है बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया जो नर्वोसा होता है, ये एक इस प्रकार की विकृति होती है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंतर्गत व्यक्ति को मोटे होने का असंगत डर बना हुआ रहता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंतर्गत व्यक्ति को मोटे होने का, कि यानी वो ज्यादा मोटा हो जाएगा, तो मोटा होने का असंगत डर है वो बना रहता है। जब मोटे होने का डर बना रहता है तो वो क्या कर देता है? खाना बंद कर देता है, खाना बंद कर देता है, यानी खाना वो भोजन करना बंद कर देता है, खाना बंद कर देता है। और खाना बंद करने के कारण उस व्यक्ति का शरीर है वो जरूरत से कम पतला हो जाता है, जरूरत से, उसको जितनी जरूरत होती है उससे भी अधिक वो पतला हो जाता है, अर्थात जरूरत से कम उसका वजन हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति होती है। भोजन कम करने संबंधी या फिर भोजन करना बंद करने संबंधी जो विकार होता है उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा के नाम से पुकारा जाता है। कि एनोरेक्सिया नर्वोसा मानव शरीर की वह विकृति है जिसमें व्यक्ति को मोटा होने का असंगत डर बना हुआ रहता है। व्यक्ति मन ही मन में सोचने लगता है कि वो मोटा होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, तब वो क्या करता है कि भोजन करना बंद कर देता है, और भोजन करना बंद कर देता है तो उसका वजन वो जरूरत से अधिक घट जाता है। तो इस प्रकार की जो विकार होता है उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा के नाम से पुकारा जाता है। बुलिमिया नर्वोसा ये भी एक प्रकार का विकार होता है। इसमें व्यक्ति की बार बार भोजन करने की इच्छा होती है, बार बार खाने की इच्छा होती है।
बार बार खाने की इच्छा होती है, और बार बार खाने की इच्छा होने के कारण वो इतना अधिक खाता है, इतना अधिक खाता है कि वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, और आवश्यकता से अधिक मोटा होने के कारण इतना मोटा हो जाता है कि एक जगह से उसे उठा ही नहीं जाता, बाथरूम में भी ले जाने के लिए दो अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार का कोई विकार होता है तो उसको बुलिमिया नर्वोसा के नाम से पुकारा जाता है। और जो जितने प्रकार के शारीरिक विकार या फिर अधिगम के संबंध में कोई विकार होते हैं, उन विकारों का जो एक वीडियो लर्निंग डिसऑर्डर है पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसको अधिगम निर्योग्यता, अधिगम अक्षमता या फिर अधिगम व्यतिक्रम कहते हैं। तो बाकी जो अन्य विकार है उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है तो आप अधिगम जो व्यतिक्रम है, अधिगम निर्योग्यता है, अधिगम जो अक्षमता है, यानी लर्निंग डिसऑर्डर का जो वीडियो है वो पहले अपलोड किया जा चुका है यूट्यूब पर, तो आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रीट में पिछली बार प्रश्न पूछा था दर्द से संबंधित व्यतिक्रम, ये भी एक शारीरिक विकार है। तो हाइप्रोक्सिया के संबंध में एक प्रश्न पूछा गया कि देखने संबंधी जो व्यतिक्रम होता है, कोई विकार होता है, दिखाई नहीं देता है, सामने नहीं दिखता है, पास में नहीं दिखता है, दूर नहीं दिखता है, इस प्रकार का कोई व्यतिक्रम होता है उसको हाइप्रोक्सिया कहते हैं। तो इससे संबंधित पिछली जो रिट की एग्जाम लगी थी उसमें एक प्रश्न पूछा भी जा चुका है। लेकिन यहाँ पर भूख से संबंध में दो प्रकार के विकार होते हैं, जिसमें एक होता है एनोरेक्सिया और दूसरा होता है बुलिमिया। ये दोनों ही भोजन संबंधी विकार होते हैं, ठीक है, भोजन संबंधी विकार। एक बालक इतना अधिक बार बार भोजन करने की उसकी इच्छा होती है, वो इतना अधिक खाता है, यानी अधिक भोजन करने संबंधी जो व्यतिक्रम होता है वो बुलिमिया होता है, और भोजन न करने संबंधी जो व्यतिक्रम होता है वो एनोरेक्सिया होता है, ठीक है। एनोरेक्सिया के अंतर्गत व्यक्ति को मोटा होने का डर रहता है तो वो भोजन करना ही बंद कर देता है। तब क्या होता है कि उसका वजन है, शरीर का वजन वो जरूरत से अधिक कम हो जाता है। बुलिमिया नर्वोसा के अंतर्गत व्यक्ति बार बार भोजन करने की इच्छा होती है, वो बार बार पता ही नहीं रहता कि सुबह से हम दोपहर इतनी बार खाना खाता है कि वो खाना खाते खाते खाना खाने का उसको पता नहीं रहता है, वो इतना ज्यादा मोटा हो जाता है कि एक जगह से उसे हिला डुलाई नहीं जाता है। तो इस प्रकार का जो विकार होता है वो बुलिमिया नर्वोसा के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा जो यौन है, इस यौन से संबंध में भी एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड में, रिट में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार की जो एकदम से बारीकी अवस्था होती है, या तो कोई व्यक्ति या फिर अध्यापक होता है वो पढ़ा नहीं पाता है, या फिर वो पढ़ा भी देता है तो हम क्या करते हैं उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, और फिर एग्जाम में उससे संबंधित ही प्रश्न, रिट में ऐसे ही प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। और यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाता है जो हमें नहीं आ रहा है, तब हम क्या सोचते हैं कि ये तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं, ये कहाँ से आया, ये तो हमारे सिलेबस के बाहर से है। इस प्रकार की चर्चा प्रक्षेपण स्थापित करते हैं, दोष खुद का होता है और उस दोष को किसी अन्य पर डाल देते हैं। तो ये यौन है, जो यौन ग्रंथियां होती है, कौन सी ग्रंथियां, एक मानव शरीर में, इसमें मानव शरीर में यौन जो ग्रंथि होती है, यौन ग्रंथि तरुणा अवस्था में यानी जवानी की अवस्था में, तरुणा अवस्था में सक्रिय हो जाती है, तरुणा अवस्था में सक्रिय हो जाती है। कि मानव शरीर में जो यौन ग्रंथि होती है ये तरुणा अवस्था में सक्रिय हो जाती है, अर्थात जब व्यक्ति जवान होने लगता है तो जवानी की अवस्था में शुरू हो जाती है। ऐसा कह सकते हैं कि जब बाल्यावस्था पूरी होने वाली होती है और पूर्व किशोरावस्था में व्यक्ति प्रवेश करता है, उस समय की जो अवस्था होती है उसको तरुणावस्था या फिर जवानी की अवस्था कहते हैं। तो मानव शरीर में जो यौन ग्रंथि है ये तरुणा अवस्था में सक्रिय हो जाती है। ये जो यौन ग्रंथि ये लड़कियों में जो सक्रिय होने की आयु है, किसमें, लड़कियों में, ये लड़कियों में सक्रिय 11 से लेकर 13 वर्ष के बीच में हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिट में इससे प्रश्न बार बार पूछे भी जा चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो ये जो यौन ग्रंथि है ये लड़कियों में सक्रिय कब होती है, ये 11 से लेकर 13 वर्ष के बीच में सक्रिय हो जाती है। और ये जो लड़कों में सक्रिय होती है ये लड़कों में 12 से लेकर 14 वर्ष के बीच में सक्रिय हो जाती है, 12 से लेकर 14 वर्ष के बीच में सक्रिय हो जाती है, ठीक है। और जो लड़कियों में सक्रिय होती है ग्रंथि, ऐसे दोनों ग्रंथियों में हार्मोन्स काम करते हैं, क्या करते हैं, हार्मोन्स। और जो लड़कियों में हार्मोन्स होता है उसको एस्ट्रोजन
लड़कियों में जो यौन ग्रंथ से संबंधित हार्मोन होता है उसको एस्ट्रोजन्स के नाम से पुकारते हैं, और लड़कों में जो हार्मोन होता है उसको टेस्टोस्टेरोन के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से? टेस्टोस्टेरोन के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, सीटेट की एग्जाम है, यूपीटेट की एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये जो स्थितियाँ होती है ये यौन ग्रंथि से संबंधित होती है कि मानव शरीर में यौन ग्रंथि का जो सक्रिय वो तरुणावस्था में हो जाती है। तरुणावस्था की बात में तो बाल्यावस्था जब पूरी होने वाली होती है और पूर्व किशोरावस्था होती है जिसका आयुकाल 13 से लेकर 16 वर्ष तक होता है। इन दोनों के बीच की जो अवस्था होती है वो तरुणावस्था होती है। ठीक है, ये जो यौन ग्रंथि सक्रिय होती है ये लड़कियों में 11 से लेकर 13 वर्ष के बीच में सक्रिय होती है, और इसके लिए जो हार्मोन्स होता है वो एस्ट्रोजन्स के नाम से पुकारते हैं। और लड़कों में ये जो ग्रंथि है ये 12 से लेकर 14 वर्ष के बीच में होती है, सक्रिय होती है, जिसको टेस्टोस्टेरोन के नाम से पुकारते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब जो तीसरा घटक है वो है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन, इंसेंटिव। इंसेंटिव, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन की परिभाषा की बात करें तो प्रोत्साहन कहते हैं किसे कि किसी वस्तु या फिर उद्दीपक, किसी वस्तु, उद्दीपक या क्रिया से आवश्यकता एवं अंतर्नोद, आवश्यकता एवं अंतर्नोद शांत हो जाते हैं या फिर समाप्त हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोत्साहन कहते हैं। कि अभिप्रेरणा का तीसरा घटक है वो प्रोत्साहन को माना गया है, इंसेंटिव को माना गया है। तो किसी वस्तु, उद्दीपक या क्रिया से जो हमारी आवश्यकता है या फिर जो अंतर्नोद, चालक या फिर प्रणोद है वो शांत हो जाता है या फिर समाप्त हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोत्साहन कहते हैं। जैसे आवश्यकता, चालक और अंतर्नोद को मैं एक ही उदाहरण में समझा रहा हूँ, आसानी के साथ में समझ में आ जाएगा, आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। जैसे भूख है और प्यास है, भूख और प्यास दोनों चालक है, भूख और प्यास के दोनों चालक है। चालक से जुड़ी हुई होती है आवश्यकता, जैसे भोजन करना और पानी पीना। भोजन करना और पानी पीना ये क्या है? आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन भोजन और जो पानी है, भोजन और पानी ये क्या ना माना गया? ये प्रोत्साहन माना गया है। ये क्या है? ये प्रोत्साहन है कि भूख लग गई है या फिर प्यास लगी है, तो भूख लगना और प्यास लगना ये दोनों चालक है। भूख लगने पर किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता। और प्यास लगने पर किसकी आवश्यकता होती है? पानी पीना। भोजन करना या पानी पीना हमारी आवश्यकता है, लेकिन जो भोजन कर लिया या फिर पानी पी लिया तो भोजन और पानी क्या माना गया है? प्रोत्साहन माना गया है। तो जिस वस्तु, क्रिया फिर उद्दीपक से आवश्यकता या अंतर्नोद शांत हो जाता है, भूख लगी है, भोजन करना हमारी आवश्यकता है, भोजन हमने प्राप्त कर लिया, इसका मतलब है जो आवश्यकता थी, जो अंतर्नोद था वो क्या हो गया? एक बार कुछ समय के लिए शांत हो गया। तो भोजन है, पानी है, ये क्या माना जाता है? प्रोत्साहन माना जाता है। तो एक व्यक्ति की जो सबसे पहले स्थिति होती है वो केवल और केवल आवश्यकताएं होती है। प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है, और आवश्यकता और चालक जिस वस्तु या उद्दीपक या फिर जिस क्रिया से शांत हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोत्साहन के नाम से पुकारा जाता है। और ये स्थिति हमारे जीवन काल में बार बार चलती रहती है, जिसको अभिप्रेरणा चक्र के नाम से पुकारा जाता है। इस नाम से पुकारा जाता है, अभिप्रेरणा चक्र के नाम से पुकारा जाता है। अभिप्रेरणा चक्र, अभिप्रेरणा चक्र, मोटिवेशन साइकिल।
मोटिवेशन, CYCKL, मोटिवेशन साइकिल यानी अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र में जो सर्वप्रथम तत्व होता है वो होती है हमारी आवश्यकता। क्या होती है? सबसे पहला जो तत्व होता है वो क्या होता है? वो हमारी आवश्यकता होती है। आवश्यकता से जुड़ा हुआ क्या होता है? अंतर्नोद यानी चालक होता है। ये चालक किस प्रकार की स्थिति? चालक के कारण उद्वेलन यानी तनाव उत्पन्न होता है। जब तनाव उत्पन्न होता है तो व्यक्ति लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करता है। लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करता है। लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करता है, अंत में वो उपलब्धि प्राप्त करता है। ठीक है, उपलब्धि प्राप्त करता है। और जब वह उपलब्धि प्राप्त करता है तो उद्वेलन में कमी आती है। उद्वेलन में क्या आती है? कमी आती है। और कमी आती है वो कुछ समय तक रहती है, व्यक्ति पूरा कर लेता है और पूरा करने के बाद में उसकी क्या बन जाती है? वापस आवश्यकता बन जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? इस अवस्था को मोटिवेशन साइकिल MC के नाम से पुकारा जाता है। मोटिवेशन साइकिल यानी ये अभिप्रेरणा सूत्र, अभिप्रेरणा चक्र का एक सूत्र हो गया कि MC मोटिवेशन साइकिल बराबर आवश्यकता ड्राइव प्लस इंसेंटिव, नीड ड्राइव प्लस इंसेंटिव, और ये सभी मिलकर किसको जन्म देते हैं? ये सभी मिलकर अभिप्रेरकों को जन्म देते हैं। अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले जो कारक होते हैं उनको अभिप्रेरक या घटक भी बोलते हैं। तो एक बार आवश्यकता पूरी हुई और पूरी होने के बाद में उसकी कमी को हमने पूरा कर लिया, लेकिन ये आवश्यकता कुछ समय के बाद तक ही रहती है। कुछ समय के बाद में हमें वापस महसूस होने लग जाती है, फिर हमें आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर ये आवश्यकता अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है, एक चक्कर के रूप में बार बार चलती ही रहती है। जैसे भोजन करने की आवश्यकता हुई, भोजन करने की आवश्यकता हुई, भोजन करना हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता से जुड़ा हुआ जो भूख है ये क्या हो गया? ये अंतर्नोद हो गया। भूख के कारण हमें क्या उत्पत्ति हुई है? तनाव की उत्पत्ति हुई है। तनाव की उत्पन्न होती है तो हमारा लक्ष्य क्या है? किचन में जाना। ठीक है, किचन में जाना लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, जिधर हमें भोजन की प्राप्ति हुई उधर हम जाएंगे। कि ऐसा कह सकते हैं कि एक बालक को भूख लगी है, भूख लगने के कारण वो भोजन की तलाश में, और भोजन की तलाश में यदि वो घर से बाहर है तो वो इधर उधर रेस्टोरेंट को क्या कर रहा है? भोजन करने के लिए ढूंढ रहा है। तो उसका लक्ष्य निर्देशित यानी रेस्टोरेंट, ऐसा कहते हैं होटल, होटल उसका लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हो गया। और जब होटल को प्राप्त कर ली तो उसने क्या की? उपलब्धि प्राप्त की। उपलब्धि करने के बाद में वो होटल में आया और भोजन कर लिया। क्या कर लिया? भोजन कर लिया। ये भोजन क्या हो गया? ये प्रोत्साहन हो गया। जब प्रोत्साहन मिला तो आवश्यकता और अंतर्नोद क्या हो गया? एकदम से समाप्त हो गया। और तनाव था, उस तनाव में क्या आई? कमी आई। लेकिन ये कमी कुछ समय के लिए ही आई। सुबह भोजन किया लेकिन शाम होते होते वापस हमारी भोजन करने की क्या होगी? आवश्यकता होगी। तो आवश्यकता, अंतर्नोद, उद्वेलन, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, उपलब्धि और उद्वेलन की कमी, इस आधार पर ये क्या चलती रहती है? ये अभिप्रेरणा चक्र ये बार बार चलता रहता है। अर्थात इसका एक सूत्र बनता है MC मोटिवेशन साइकिल। एन आवश्यकता, ड्राइव, सॉरी एन यानी नीड आवश्यकता, ड्राइव अंतर्नोद और इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन। और ये तीनों जब मिलते हैं तो ये किसको जन्म देते हैं? अभिप्रेरकों को जन्म देते हैं। अभिप्रेरकों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो इस आधार पर अभिप्रेरणा के मुख्य रूप से 3 घटक माने जाते हैं, जिसमें पहली आवश्यकता होती है, दूसरा अंतर्नोद प्रणोद या चालक होता है, और तीसरा क्या होता है? प्रोत्साहक होता है। धन्यवाद दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही में लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर भी कोई गलती या फिर कमी वगैरह रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और उस गलती के बारे में हमें अवगत करवाएं। धन्यवाद।